आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोफेसर मार्शल ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा यदि आप इकोनॉमिक्स में जब भी किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसके एक्सेप्शंस को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक्सेप्शन पढ़ने के बाद जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मान्यताएं, जो कुछ भी हैं, वो हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जाती हैं। क्योंकि जब किसी भी बात में अगर आप मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो उसमें अपवाद स्वाभाविक हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, हमेशा। बाकी जगह नहीं होंगे। विज्ञान में आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो है सिद्ध है। लेकिन मनुष्य के व्यवहार में कुछ भी सिद्ध नहीं होता। बस एक नजरिया होता है कि उस नजरिए पर ज्यादा लोग कैसे सोचते हैं, उस आधार पर अर्थशास्त्र के नियम बन जाते हैं। जैसे मैंने लॉ ऑफ डिमांड की व्याख्या की थी, उसमें आपको 4 पॉइंट बताए थे। मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और था नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। उसमें मैंने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से काम करता है, वो मैं पहले बनाकर वीडियो भेज चुका हूं। अब क्या होता है कि जो नियम है मनुष्य के व्यवहार में, हम सबसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो वैसा ही चलेगा जैसा लॉ ऑफ डिमांड में बताया गया कि जब कोई चीज महंगी है तो कम खरीदी जाएगी, सस्ती है तो ज्यादा खरीदी जाएगी। ऐसा हमेशा संभव नहीं है। हो सकता है 10 में से 7 लोग करें और 3 लोग महंगी चीज ज्यादा खरीद लाएं और सस्ती चीज कम खरीदें। तो उसी मनोविज्ञान से कि मनुष्य का व्यवहार कब किस तरह से काम करता है, और कई बार लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शनली कैसे काम करता है, अपवाद के रूप में कैसे काम करता है, उनको गहराई से समझना है। और समझने के बाद आप फिर ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि एक मांग का नियम अपने आप में एक परफेक्ट नियम है। मैंने आपसे कहा भी था, एकदम डेमोक्रेटिक रूल है, लोकतांत्रिक नियम है, ह्यूमैनिटिंग डेफिनेशन है लॉ ऑफ डिमांड की। तो इसका पहला पॉइंट है फियर ऑफ प्राइस राइजिंग, मूल्य वृद्धि की आशंका। कई बार आपने देखा होगा मनुष्य के व्यवहार में, जैसे अभी आप लॉकडाउन में ही देखिए, आपको लगा कि यार लॉकडाउन होगा तो ये चीज हमको पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैं आज तक बोल रहा हूं कि आज तक किसी प्रकार की कोई समस्या लॉकडाउन में किसी को नहीं आई। लेकिन आपने देखा दुकानों पर भीड़ लग गई, हाय रे पता नहीं क्या हो जाएगा, सामान मिला नहीं मिला। तो क्या होता है, जब आप इस तरीके की मानसिकता में आ जाते हैं तो फिर कई बार जिस चीज की आपको आवश्यकता नहीं भी होती है, उस चीज को आप बाजार में महंगी दर पर जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं। कई बार मैंने देखा 91-92 में गल्फ वार हुआ ईरान और इराक के बीच में, तो यह अफवाह फैल गई कि अब पेट्रोल और डीजल का प्रॉब्लम आने वाला है। तो बहुत से लोग थे जो रोजाना 1 लीटर पेट्रोल भरवाते थे, अब उनको लगा कि तो दिक्कत हो जाएगी, तो अपनी टंकी फुल कराने लगे। जिस पेट्रोल पंप से सामान्य दिनों में 1000 लीटर पेट्रोल बिकता था, अब वो अफवाह की वजह से 3000 लीटर पेट्रोल बिकने लगा और लंबी लंबी लाइन लगने लगी। और कुछ लोगों ने उसका फायदा उठा लिया, जबकि तब भी और उसके बाद भी, उस लड़ाई के बाद भी, गल्फ वार के बाद भी कभी भी कोई चीज पेट्रोल की कमी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई चीज कमी नहीं हुई। लेकिन जो मूल्य वृद्धि का जो भय होता है, वो कई बार व्यक्ति को ऐसी चीज खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, या ज्यादा मात्रा में खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, जबकि जितनी जरूरत आपको नहीं है आप उससे ज्यादा खरीद लेते हैं।
क्योंकि मनुष्य, ये भी मनुष्य के व्यवहार का हिस्सा है, ये मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। क्या हिस्सा है कि भाई आज कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो ज़्यादा ले लो, कल महंगी हो जाएगी तो क्या, भले ही घर में लाएं आप उसको ना खा पाएं और वो सड़ जाए, आपको फेंकनी पड़े, लेकिन आप ले आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी ले आते हैं जिनका समय पर उपभोग नहीं करा जाए तो वो खराब हो जाती हैं। और इससे एक बड़ा नुकसान ये होता है कि ज़्यादा चीज़ें आप ले आते हैं तो मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो जाती है। तो गरीब आदमी जो खरीदने जाकर खरीदने वाला था उसको फिर महंगे दर पर खरीदना पड़ता है, और जिसका सामर्थ्य नहीं होता वो खरीद नहीं पाता है। तो इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मूल्य वृद्धि होती नहीं है, बस अफवाह फैल जाती है, आशंका, डाउट है कि कल ऐसा हो सकता है, तो उस भय से भी हम कई बार कीमत बढ़ जाने के बाद भी ज़्यादा वस्तुएं खरीद लेते हैं। तो मैं इस लॉकडाउन पर ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। ये केवल अपवाद होता है, लॉकडाउन हमेशा नहीं होता है, गल्फ वार हमेशा नहीं होता है, और हमें पिछले उन चीज़ों से सबक भी लेना चाहिए। अर्थशास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो उसे समझना भी चाहिए। इससे स्थिति और ज़्यादा हम खराब करते हैं। शॉर्टेज नहीं है, भारतवर्ष में अभी अनाज की कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं कि शुरुआत में हमने किस तरह की जल्दबाजी करी। आज हालात ये है कि सबके पास सामान है, किसान की लौकी, किसान का टमाटर, किसान की तमाम वेजिटेबल्स खेतों में पड़ी हुई है, सरसों की फसल खेतों में पड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको कोई ख़रीदने वाला नहीं है, क्योंकि आप पहले से इतना ज़्यादा खरीद चुके हैं। अब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, अब उसको ख़रीदने के लिए आप बाज़ार में नहीं जा पा रहे हैं, तो सस्ता हो जाने के बाद भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। कारण क्योंकि आप पहले मूल्य वृद्धि की आशंका में ज़रूरत से ज़्यादा खरीद चुके हैं। तो कई बार इस तरह से अपवाद आते हैं, लेकिन ये सब अब ये भी अपने आप बात में ही अपवाद है। अफवाह रोज़ नहीं होती है, लेकिन जब अफवाह होती है तो ऐसा व्यवहार मनुष्य के अंदर देखा जाता है कि महंगी चीज़ ज़्यादा खरीदता है डर और भय की वजह से। दूसरा पॉइंट इसमें आता है इग्नोरेंस। कई बार हम, इग्नोरेंस मतलब लापरवाही, लापरवाही या कुछ और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इग्नोरेंस, लापरवाही परफेक्ट वर्ड है। तो क्या होता है कि हम बाजार में जब जाते हैं तो हमको वस्तुओं के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके विषय में हमको उनके प्राइस पता नहीं रहते हैं। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि उनको उसके विषय में बहुत रुचि भी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आप जैसे समाचार पत्र आता है तो एक मार्केट रिपोर्ट्स, बाजार विवरणी करके एक पेपर में कॉलम होता है, उसमें सब कुछ छपा रहता है कि दाल क्या है, गेहूं क्या है, सोने का रेट क्या है, सारी चीज़ें। सामान्य तौर पर मैंने लोगों को देखा कि सारा पेपर पढ़ेंगे, उसको छोड़ देते हैं। इग्नोरेंस ही तो है। जबकि उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, उस पेपर के पन्ने को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी मूल्यों के विषय में हो सकती है। आपको पता प्राइस चल सकता है। आजकल तो इतने सारे माध्यम हैं यही मोबाइल के थ्रू कि आप किसी भी चीज़ का रेट पता कर सकते हैं। लेकिन हम दुनिया जमात की चीज़ें देख लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम सब चीज़ें नहीं देखते हैं। तो खरीदते समय हमको जब वस्तु के विषय में जानकारी नहीं है, उसके मूल्य के विषय में जानकारी नहीं है, जिसने जैसा बोल दिया कर दिया। अब जब ये बात मैं आपको बता रहा हूं तो क्या दुकानदार को ये बात पता नहीं रहती होगी? दुकानदार को भी तो पता रहती है। कस्टमर हमारे पास आ रहा है, ये कितना जानकार आदमी है, वस्तु के विषय में इसको कितनी जानकारी है, जिस रेट पर हम दे रहे हैं इसका परफेक्शन इसको पता है या नहीं पता है? उसको कुछ पता नहीं है। आपने कहा 1 किलो फलाना सामान दे दो, उसने दे दिया, आपने पैसे दे दिए। 90% कस्टमर ऐसे ही होते हैं। ना आप क्वालिटी पूछते हैं, ना आप प्राइस पूछते हैं। वो जो मांगता है उसको दे देते हैं, क्योंकि आपने कुछ बैकग्राउंड में कुछ स्टडी की नहीं है। और ये मनुष्य का व्यवहार है, मैं इसको खराब नहीं कहता हूँ। सामान्य तौर पर व्यक्ति इतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है। तो कई बार इस वजह से भी हम बाज़ार में अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें रहती हैं वो ज़्यादा कीमत देकर ले आते हैं, क्योंकि कीमत से हम अनजान रहते हैं और उस वस्तु को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, तो वो चीज़ें हम खरीद लेते हैं।
तो दूसरा पॉइंट इसमें कवर होता है इग्नोरेंस। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिथ्या आकर्षण, फॉल्स शो। फॉल्स शो का मतलब होता है कि इसको थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोगों को वस्तु खरीद के दिखाकर प्रभावित कर सकें। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी को प्रभावित करने के लिए कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसके मूल्य पर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे मनोविज्ञान में ये रहता है यार इस चीज़ को मैं खरीद लेता हूं पर अड़ोसी पड़ोसियों को और अपने पहचान वालों को प्रभावित करूंगा। इस विषय पर मेरे पास और विचार है, लेकिन मैं केवल अभी इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहा हूं। ये नेगेटिव थॉट है। तो हम किसी व्यक्ति को अपने गुणों से प्रभावित करें या अपने कपड़ों से प्रभावित करें या जो दिखावटी चीजें उनसे प्रभावित करें, तो सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि कई बार ऐसी चीजें खरीदते समय मनुष्य के व्यवहार में ये मनोविज्ञान आ जाता है, यार इस महंगी शर्ट को पहन लेते हैं, लोग देखेंगे और तारीफ करेंगे। तो लोगों की तारीफ के लिए आप अपनी औकात से ज्यादा जाकर महंगी शर्ट खरीद लेते हैं। आपका काम एक सस्ती मोटरसाइकिल से चल सकता है, लेकिन आपको लगा कि अगर यार मैं महंगी मोटरसाइकिल खरीद लूंगा तो मेरे दोस्त और प्रभावित हो जाएंगे, तो आप फिर महंगी मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि प्रभावित करने का तरीका यही होता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, उसी से पहचान बनता है। एक शिक्षक को इसलिए मैंने इस बात को जोड़ दिया। तो जो दिखावटी चीजें रहती हैं, जो दिखावटीपन हमारे अंदर होता है, अगर आज वीडियो नहीं रहता तो मैं उसको और विस्तार से बताने की कोशिश करता, क्योंकि वीडियो की एक लिमिट होती है कि इस चक्कर में कई बार घर का बजट बिगड़ जाता है। हिंदुस्तान में मध्यम श्रेणी के लोग, गरीब श्रेणी के लोग ही ज्यादा रहते हैं। अगर ये श्रेणी, ये क्लासिफिकेशन अगर दिखावे में चला जाएगा तो दिक्कत होगी। इसे लॉ ऑफ डिमांड में बिल्कुल सही बताया गया कि महंगी चीज कम खरीदी जाती है, सस्ती चीज ज्यादा खरीदी जाती है। इस पर अमल करना चाहिए। अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे और आप दिखावट के चक्कर में आ जाएंगे, मिथ्याकर्षण में फंस जाएंगे, अपनी क्वालिटी से, अपने गुणों से प्रभावित करने की अपेक्षा आप वस्तुओं से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा आप महंगी चीज खरीदेंगे और महंगी चीज आप ज्यादा भी खरीद सकते हैं। आपके पास सस्ता विकल्प मौजूद रहता है, लेकिन आपको तो वस्तु से प्रभावित करना रहता है, विचारों से, अपने गुणों से प्रभावित नहीं करना रहता है। तो मिथ्याकर्षण इस तरह से हमारे सामने इकोनॉमिक्स के एक्सेप्शन को, अपवाद को लाती है। इसी कड़ी में चौथा पॉइंट आता है गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन का विरोधाभास। गिफिन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए। वैसे अर्थशास्त्र में अपवाद केवल पढ़ने के लिए, डिस्कशन करने के लिए होते हैं, लेकिन इस अपवाद को अर्थशास्त्र के नियमों में शामिल किया गया, स्वीकार किया गया। वो पैराडॉक्स ये था, गिफिन ने ये कहा कि जब भी कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती हो जाती है, तब भी ये देखा गया है कि लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं। एकदम सही बात। ये भी हमारे मनुष्य का मनोविज्ञान है। अगर कोई चीज़ बाजार में आप जाएं और आपने कल उसको 10 रुपये किलो खरीदा था और आज को बोलेगा 1 रुपया किलो खरीद लो, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों दे रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो कई बार इस तरह के विचार होते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत पहले सन 1999-2000 में छत्तीसगढ़ में एक राहर दाल थी, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा था कि इस दाल के खाने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। एक आध दो रिसर्च भी हो गए, अब वो सच्ची घटना थी या नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने ऊपर कहा कि फियर ऑफ प्राइस राइजिंग, तो उस तरह का प्रभाव लोगों पर पड़ा। और उस समय उस दाल का रेट था करीब 18 से 20 रुपया किलो। अब अचानक वो बात हुई, दुकानदारों ने अपने पास स्टॉक रख रखा था। जब ये बात न्यूज़पेपर वगैरह सब में आ गई और लोगों ने कहा कि इस दाल की किस्म खाने से, वो कोई किस्म थी दाल की जिससे शरीर में नुकसान हो सकता है, तो लोगों ने खरीदना, सोच में पड़ गए। और सोच में कैसे पड़े, अब दुकानदारों के पास स्टॉक था,
जैसे मैं ही उस दाल को खरीदने गया, पिछले महीने मैंने उसको 18 रुपये किलो खरीदा था, अब मैंने दुकानदार से कहा यार 1 किलो भैया अरहर की दाल दे देना, तो उसने कहा सब 5 रुपया। तो मैं ही सोच में पड़ गया कि यार निश्चित तौर पर ये दाल खराब है, पेपर में भी तो आ चुका है, और ये 18 रुपये की दाल मुझे 5 रुपये में दे रहा है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। और इस तरह से लोगों ने उस दाल को खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि जो चीज़ 18 की थी अगर 5 में मिल रही है तो ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती हो गई है, इसका मतलब इसमें खराबी है। लोगों के दिमाग में शंका आ जाती है, और जब शंका आ जाती है तो फिर आप उस सस्ती चीज़ को नहीं खरीदेंगे। तो गिफिन ने बिल्कुल सही कहा, जब भी कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती हो जाती है तब लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं। और ये मांग के नियम में मनुष्य के व्यवहार या उसके मनोविज्ञान को अध्ययन करने के बाद ही गिफिन के इस नियम को स्वीकार किया गया। ऊपर जो मैंने तीनों नियम आपको बताए, उसमें मेरे पास ये था कि वो हमारी सोच की वजह से ऐसा होता है, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये बिल्कुल माना हुआ नियम है गिफिन पैराडॉक्स, कि जब भी कोई चीज़ इस तरह की होती है तो फिर कस्टमर उसको खरीदना पसंद नहीं करता है, चाहे वो कितनी भी सस्ती हो जाए। क्योंकि कोई भी आदमी ये जानकर, सस्ता होने का मतलब मन में ये शंका आ जाती है कि ये चीज़ खराब है, तो चाहे कितना भी फ्री में मिले, कुछ भी मिले, आप खराब चीज़ कभी भी ले ही नहीं सकते हैं। इसलिए इसको गिफिन का विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। तो आज मैंने आपको मांग के नियम के अपवाद पढ़ाए, उसके 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, तो मांग का नियम पूरा पढ़ लीजिएगा। पहले मांग का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िएगा, फिर मांग के नियम की व्याख्या में मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं, वो स्टडी करिएगा। और फिर मांग के नियम के अपवाद में 4 पॉइंट बताए हैं, इसको डिस्कस करिएगा। वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और परीक्षा में लिखने में आपको आसानी होगी। धन्यवाद।